जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी। भाई अगर न्यूक्लियर एनर्जी आप पढ़ रहे हो तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि न्यूक्लियर किसी न्यूक्लियस के किसी एटम के न्यूक्लियस से जो रेडियो एक्टिव एटम है उसके न्यूक्लियस से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती हैं। किसी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से रोक नहीं सकते हो और वो बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज करते हैं और केवल लिविंग थिंग्स ही नहीं, एयर को कंटेमिनेट कर देती हैं, जल को ख़राब कर देते हैं, हवा को ख़राब कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं प्लांट को, लिविंग थिंग्स को, ह्यूमन बीइंग को। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर हम पावर प्लांट ही क्यों बनाएं? अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो भाई बनाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसी इतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी की कोई दूसरी एनर्जी का सोर्स ढूंढ ही नहीं पाए। तो हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना पड़ेगा। और क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी का वो बेसिक सोर्स हो चुका है अभी तक, तो ऐसे सोर्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे सोर्स अगर आपको बनाने पड़ेंगे तो क्या उसको बनाने के लिए आपके पास सेफ्टी प्रिकॉशन है? क्या आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है कि उसमें काम करने की वजह से किसी को बहुत कम से कम बायोलॉजिकल डैमेज की उठाना पड़े? ऐसा तो ना होना कि बहुत ज़्यादा उसको बायोलॉजिकल डैमेज हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 पॉइंट ले रखी है। फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स वाइल इस्टेब्लिशिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला पॉइंट हम इस पर डिस्कस करेंगे। और इस पहले पॉइंट में हम क्या कौन कौन से पॉइंट को देखेंगे कि इंश्योर दैट इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट के केस में ये इंश्योर करना होगा आपको कि देयर इज अ मिनिमम स्प्रेड ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन का लॉस उस पावर प्लांट से जब हो तो कम से कम हो, इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा। अब वो कैसे इंश्योर करोगे ये भी मैं बता दूँ आपको। जैसे कि आप जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए हो उसके चारों ओर बढ़िया से स्टील की आप वॉल लगाए, फिर आपने क्या किया, कंक्रीट वॉल लगाए और उसमें ग्लास की एक लेयर लगा दी। तो ऑटोमेटेड ग्लास चैम्बर बनाया आपने कि जो एक्सीडेंट या किसी कॉज की वजह से सब कुछ एक्टिव हो जाए और कम से कम रेडिएशन यहाँ से लीक हो ताकि बायोलॉजिकल डैमेज कम हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी पड़ेंगी। न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ द पावर प्लांट, पावर प्लांट के जो न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर प्लांट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पर आपने लगाया है मस्ट बी सील्डेड, वो सील्डेड होना चाहिए। किससे सील्डेड होना चाहिए? लेड से सील्डेड होना चाहिए, यही आपको हमने अभी बताया। एंड स्टील से सील्डेड होना चाहिए, स्टील वाल और लेड से सील्डेड होना चाहिए। सो एज टू स्टॉप रेडिएशन, ताकि रेडिएशन के लीकेज को या एक्सीडेंट में होने वाले स्प्रेड आउट होने वाले रेडिएशंस को आसानी से रोक लेता है लेड, बहुत आसानी से रोक लेगा ये, ताकि कम से कम रेडिएशन स्प्रेड आउट हो, कम से कम बाहर निकले, स्कैप हो रेडिएशन आउट टू द इन्वायरमेंटल ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन, इन सब कंडीशंस में। तीसरा जो हमारा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर मस्ट बी हाउस्ड इन एन एयरटाइट बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंक्रीट स्ट्रक्चर which कैन बी विथस्टैंड द अर्थक्वेक फायर एंड द एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसी का जो घर होता है वो ऐसा बनाओ आप, बहुत अधिक आवश्यक होता है कि एयर टाइट हो, मतलब हवा भी ना जा सके, इतना आप उसको सॉलिड बनाना है आपको। बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट यूज करना है उसमें, और ऐसा भी बनाना है कि अर्थक्वेक आए तो भी उसमें दीवार में दरारें ना पड़ जाए, नहीं तो पता चला बना के आए और किसी नेताजी ने बना के उसको टेंडर किसी अपने चाहते को दिलवा दिया और 2 दिन बाद अर्थक्वेक आए, 3 मंजिला घुस गया अर्थ के अंदर और पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा रेडिएशन की स्कैप होने से। तो ये सब दिक्कतें हो जाए ना हो पाए, फायर लगे, आग लगे या कुछ भी लगे तो कम से कम वहाँ पर रेडिएशन का लीकेज हो। देयर मस्ट बी अ बैकअप ऑफ द कूलिंग सिस्टम। हाँ, एक चीज़ और, पावर प्लांट जब आप बनाएं तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें अपने कि जब कभी भी ऐसा एक्सीडेंट उसमें होता है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बैकअप रखें इस बात का कि कोई एक्सीडेंट हो तो हम उसे बिल्कुल ढक सकें या बिल्कुल उसको बंद कर सकें। तो देयर मस्ट बी अ बैकअप ऑफ द कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम का एक बैकअप रखें आप। तो आप चाहे जिस तरीके से रखें लेकिन कूलिंग सिस्टम का एक बैकअप रखें, अच्छा खासा रखें। रिएक्टर केयर सो दैट इन केस ऑफ द फेलियर, और किस केस में ये कूलिंग सिस्टम काम आएगा?
ऐसे केस में जब काम आएगा जब कभी भी वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सीडेंट होता है या फेल हो जाता है हमारा सिस्टम ऐसा कुछ, तो अदर कूलिंग सिस्टम, देखिए कह रहा है कि सो दैट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द सिस्टम द अदर कूलिंग सिस्टम कुड टेक इट प्लेस एंड द कोर इज सेव्ड फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड द मेल्टिंग। कह रहा है कि ऐसा सिस्टम आप रखें कि जब आपका कोर जहाँ पर फ्यूल रॉड लगाया जाता है, जहाँ अंदर रिएक्शन होता है, वो ओवर हीटिंग हो जाए या मेल्ट हो जाए, ऐसी जगह, ऐसे के लिए जब हमारा सिस्टम फेल होता नज़र आए, ऐसे के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, अदर कूलिंग सिस्टम भी आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि हम एक्सीडेंटल ऐसे कॉज से बच सकें। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि सेफ्टी मेजर्स वाइल हैंडलिंग द रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल करते वक्त सेफ्टी आपको मेजर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि दे शुड पुट ऑन द स्पेशल लेड लाइंड अप्रॉन एंड लीड ग्लव्स। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, आपके पास आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। दे शुड हैंडल द रेडियो एक्टिव मटेरियल विथ द लॉन्ग लेड टंग। तो ये भी आपको ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये भी। सेफ्टी लिमिट फॉर ईच टाइप ऑफ रेडिएशन इज नोन, और आपको हर एक चीज़ की सेफ्टी लिमिट पता होनी चाहिए, हर एक रेडिएशंस की। द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मस्ट बी केप्ट इन द थिक लेड कंटेनर भी था, वेरी नैरो ओपनिंग। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आपके पास होनी चाहिए। कहने का हमारा मतलब ये है कि लेड तो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, लेड इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों बनी किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के रेडिएशन लीकेज से बचने के लिए? तो रीज़न ये है कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हो तो उसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा ही होगा, और 82 पर लेड ही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल अपने में से डिके करते 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 लास्ट में वो रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हो रहा हो और लास्ट में फिर वो लेड ही बनता है। तो लेड जो है कह सकते हैं स्टेबल मटेरियल है। तो लेड उन सब रेडियो एक्टिव मटेरियल को क्या कर लेगा, रोक लेगा उनके लीकेज के, रेडिएशन के लीकेज को, ठीक है। नेक्स्ट कि सेफ्टी क्या होगा, सेफ्टी मेजर्स इन सेफ, लास्ट है ये थर्ड पॉइंट। डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट को आप डिस्पोज कैसे करोगे, तो उसके लिए भी सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए। तो रेडिएशन मटेरियल आफ्टर इट यूज इज नोन एज न्यूक्लियर वेस्ट। कह रहा है कि किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करने के बाद अब अगर हम उसको देखेंगे तो वो न्यूक्लियर वेस्ट होगा। अब इसको क्या करेंगे, तो न्यूक्लियर वेस्ट को ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी, कहाँ से ये न्यूक्लियर वेस्ट मिलता है, तो लेबोरेटरी से मिलता है, हॉस्पिटल से मिलता है, साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट से मिलता है, तो यहाँ सबसे पावर प्लांट से मिलता है, तो ये न्यूक्लियर वेस्ट हो गया। तो मस्ट बी फर्स्ट केप्ट इन थिक कॉस्ट नहीं कैक्स मतलब होता है पीपा मतलब एक ड्रम होता है, ड्रम या किसी चीज़ में रख लो। तो कह रहा है कि बहुत थिक या मोटे ड्रम में इसको रख लिया जाता है जो ये न्यूक्लियर वेस्ट मिलते हैं, और इन्हें मस्ट बी बरीड, इसे गड्ढा खोदकर बहुत ही गहरे कह सकते हैं कि गड्ढे में दबा दिया जाता है। स्पेशली द कॉन्स्ट्रक्टेड डीप अंडरग्राउंड स्टोर, बहुत ही गहरे गड्ढे खोदकर इनको, उसमें जो ये इन सबसे न्यूक्लियर वेस्ट मिलते हैं, तो गड्ढा को उनको बड़े से पीपे में रखकर, बड़े से ड्रम में रखकर और गड्ढा खोदकर उसे ज़मीन में दफना दिया जाता है या दबा दिया जाता है। दीज स्टोर मस्ट बी मेड क्वाइट फॉर फ्रॉम द पॉपुलेटेड, और जहाँ भी इसको हम दबाते हैं अंडरग्राउंड, जहाँ पर भी दबाते हैं पीपे के अंदर रखकर, वो ऐसा नहीं है कि जाके किसी गांव में मोहल्ले में ऐसे दबा देना, गांव मोहल्ले कस्बे या पॉपुलेशन एरिया से दूर ले जाते हैं इसको, कहीं रेगिस्तान डेजर्ट में ले जाते हैं। और दिस द कैस्क्स यानी कि पीपा कैन ऑल्सो बी बरीड इन द अनलेस माइंस एंड दीज माइंस मस्ट बी सील्डेड आफ्टर द स्ट्रॉन्ग कैक्स। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं न्यूक्लियर वेस्ट इसके न्यूक्लियर वेस्ट से होने वाले रेडिएशन के लीकेज से हमें बचाने के लिए। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जो कि होगा बैकग्राउंड रेडिएशन, और उसी के साथ हम रेडियोएक्टिविटी का पार्ट A ख़त्म कर ले जाएंगे, और फिर उसके बाद का लेक्चर में हम पार्ट B पर बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।